हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी ईवीएस पेडागोजी की क्लास है। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 के लिए है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, अधिगम सिद्धांत। इसके पीछे के ये जो 3 टॉपिक हैं ये मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के ये क्लास आप देख सकते हैं। आज हम टॉपिक नंबर 4 करने वाले हैं, अधिगम सिद्धांत। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अधिगम, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिगम क्या होता है। चलिए इसको शुरू करते हैं। अनुभव द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। जो हमारे अनुभव के द्वारा हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अधिगम कहा जाता है। और यह एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जो अधिगम है ये सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जीवन भर चलता है। बालक अपने अनुभव एवं विभिन्न क्रियाकलापों के जरिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है और इसके लिए वह अपनी आदत में भी परिवर्तन लाता है या अभ्यास एवं प्रशिक्षण के जरिए किसी कार्य में निपुणता प्राप्त करता है। अधिगम जो है वो जन्मजात नहीं होता है। यह वंश क्रम की देन के रूप में उसे विरासत में नहीं प्राप्त होता है, बल्कि वातावरण में निहित कारकों के प्रभाव से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से उसके द्वारा स्वयं ही अर्जित किया जाता है। धीरे धीरे वह अपने वातावरण से समायोजित करने का प्रयत्न करता है। इस कार्य में उसे अपने माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, मित्र इत्यादि का सहयोग, निर्देश एवं सलाह प्राप्त होती है। जैसे प्रारंभ में बच्चे को यह पता नहीं होता है कि जल हमारे लिए कितना उपयोगी है, इसीलिए इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जब वह जल की उपयोगिता से परिचित होता है, जब बच्चा जल की उपयोगिता को समझता है, तो वो इसके दुरुपयोग से बचने के लिए क्या करता है? अपनी आदतों में सुधार लाता है। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि अधिगम क्या है। अधिगम क्या है? आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, आपके अनुभव के द्वारा जो आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको अधिगम कहा जाता है। और यह एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। प्रारंभ में बालक यह नहीं समझता कि गंदगी फैलाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो वो यह नहीं जानता कि गंदगी फैलाने से क्या हानियां होंगी, क्या हानिकारक प्रभाव होंगे उसके, है ना। जब उसे इसकी समझ हो जाती है तो वह गंदगी फैलाने से बचता है। लेकिन जब बच्चा जानता है कि गंदगी के दुष्परिणाम हो सकते हैं तो वो क्या करता है? वो गंदगी फैलाने से बचता है एवं दूसरों को भी ऐसा करने से रोकता है। अब जब बच्चा नहीं जानता था कि गंदगी के क्या दुष्परिणाम होंगे, तब तक तो वो जब जानता ही नहीं था तब तक तो गंदगी फैलाएगा। लेकिन जब उसको समझ में आ गया तो वो क्या करेगा? वो गंदगी फैलाने से बचेगा और दूसरों को भी ऐसा करने से रोकेगा। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद वह स्वयं ही स्वच्छ रहने की आदत को विकसित कर लेगा। कब? जब उसे इस चीज का ज्ञान हुआ कि गंदगी फैलाने के दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अधिगम को परिभाषित करने का कार्य विभिन्न विद्वानों ने किया, जिनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं? यहाँ पर 3 परिभाषाएं दी गई हैं। जेपी गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। क्या कहा इन्होंने? कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना कहलाता है। जी मर्फी के अनुसार सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। क्या कहा इन्होंने बेटा? कि सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। वुडवर्थ के अनुसार सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा? कि जो लर्निंग है वो क्या है? विकास की एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ेंगे हम। अधिगम की विशेषताएं। अभी तक हमने ये समझा कि अधिगम क्या है। अधिगम के बारे में जो कुछ लोगों विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी वो पढ़ी हमने। अब हम समझेंगे कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं। तो अधिगम की कुछ विशेषताएं यहाँ पर दी गई हैं। पहली विशेषता क्या है? कि जो अधिगम है, अधिगम का मतलब क्या होता है? लर्निंग, है ना। तो जो अधिगम है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जीवन भर चलता है। दूसरा, अधिगम सार्वभौमिकता का परिचायक है। तीसरा, अधिगम विकास का प्रतीक माना जाता है। यह अधिगम जो है वो निरंतर परिवर्तन है। सीखना जो है एक अनुकूलन प्रक्रिया है।
सीखना एक विवेकपूर्ण कार्यक्रम है और सीखना व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होते हैं। और लास्ट में क्या है कि सीखना एक प्रकार की खोज करना है। तो ये क्या है बेटा, ये अधिगम की विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अधिगम के प्रकार, अभी हमने विशेषताएं समझी, हम अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे। अधिगम अंततः व्यवहार में परिवर्तन का प्रतिरूप समझा जाता है। जो अधिगम है वो व्यवहार में परिवर्तन का प्रतिरूप समझा जाता है। इसमें व्यवहारिक परिवर्तन तब तक संभव नहीं है जब तक कि भावनात्मक परिवर्तन ना हो जाए। व्यवहारिक परिवर्तन कब तक संभव नहीं है, जब तक कि भावनात्मक परिवर्तन ना हो जाए। और भावनात्मक परिवर्तन का सीधा संबंध ज्ञान अर्जित करने से है। इस दृष्टिकोण के माध्यम से अधिगम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, कौशलात्मक अधिगम, है ना। चलिए ये कौन कौन से अधिगम है? 3 प्रकार के अधिगम है। संज्ञानात्मक अधिगम, भावनात्मक अधिगम और कौशलात्मक अधिगम। तीनों आपके सामने लिखे हुए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अधिगम के नियम, अब हम समझेंगे अधिगम के नियम। थॉर्नडाइक ने अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किया है जो निम्नलिखित हैं। अब थॉर्नडाइक ने बेटा अधिगम के 3 नियम बताए हैं। पहला नियम है अभ्यास के नियम। इस नियम के तहत सीखी हुई बातों को व्यवहार में लाने की अनिवार्यता होती है, क्योंकि अगर सीखी हुई बातों को व्यवहार में नहीं लाए तो उन्हें भूल जाने की संभावना रहती है। तो ये नियम क्या बताता है बेटा कि आप जो भी सीखते हैं उसका अभ्यास करें। अगर आप अपने व्यवहार में उस चीज को नहीं लाएंगे तो आप क्या करेंगे? आप उसे भूल जाएंगे। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है कि जो भी आपने सीखा है उसको अपने व्यवहार में लाएं, क्योंकि अगर आप व्यवहार में नहीं लाएंगे तो भूल जाने की संभावना रहती है। अगला है आपका तत्परता का नियम। इस नियम के तहत शिक्षार्थियों को किसी बात को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया जाना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक उन्हें मानसिक रूप से तैयार नहीं कर लिया जाता उन्हें कोई चीज सिखाना संभव नहीं है। तो तत्परता, लॉ ऑफ रेडीनेस, इसका क्या मतलब है बेटा कि आप बच्चे को अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले उसको मानसिक रूप से तैयार करें। अगर बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो उसके लिए कुछ भी सीखना संभव नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बच्चा मानसिक रूप से तैयार नहीं है तो वो कुछ भी नहीं सीखेगा। आप बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं तो उसको क्या करना है? पहले रेडी करना है उसको। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है आपका प्रभाव का नियम। इस नियम के तहत विद्यार्थी वैसी बातों को जल्दी सीखते हैं जिनकी जीवन में उपयोगिता होती है। नई बातों को भी जल्दी सीख जाते हैं। प्रभाव का जो नियम है बेटा, इसके मुताबिक क्या है कि बच्चा उन चीजों को जल्दी सीख जाता है जिनका उपयोग उसके जीवन में अधिक होता है, तो उसको वो जल्दी सीख जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब क्या दिया है? अधिगम के सिद्धांत, है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर पर अधिगम के अन्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है जो निम्नलिखित हैं। पहला क्या सिद्धांत है आपका? प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। इसे प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। तो जो ये प्रयास और भूल का सिद्धांत है बेटा, ये किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। इन्होंने बताया कि अगर हम किसी उत्तेजना को बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया कहता है ना। अगर हम किसी उत्तेजना को बढ़ा दें तो वो उसके प्रति अनुक्रिया करता है। जब वह बार बार उस अनुक्रिया को दोहराता है तो उसमें सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत क्या कहता है बेटा कि अगर हम किसी की उत्तेजना बढ़ा दें तो वो उसके प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। जब वह बार बार अनुक्रिया को दोहराता है तो उसमें सीखने की क्षमता बढ़ती है। तो ये कौन सा सिद्धांत है आपका? प्रयास और भूल का सिद्धांत है। और इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक है। आगे बढ़ेंगे हम। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्या है आपका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसे उत्तेजना, अनुक्रिया एवं अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं पैवलोव। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया बेटा? पैवलोव ने दिया। इनके अनुसार यदि हम किसी की उत्तेजना के समांतर अगर कोई संकेत निर्धारित कर देते हैं तो वह समान प्रतिक्रिया करता है जितना कि वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और किसने दिया? पैवलोव ने दिया। नेक्स्ट है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। क्या है?
क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है बेटा? स्किनर है। और इसके अनुसार वे अनुक्रियाएं जो जानवरों और मानवों द्वारा अपने ऐच्छिक रूप से की जाती हैं उन्हें क्रिया प्रसूत कहा जाता है। कौन सी क्रियाएं जो जानवरों और मानवों द्वारा अपने स्वैच्छिक रूप से की जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया प्रसूत कहा जाता है। इसमें प्राणी पर्यावरण में सक्रिय होकर स्वयं कार्य करता है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया बेटा? स्किनर ने दिया। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है आपका अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। तो इसे गेस्टाल्ट वादियों का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर, कोफका और वर्दीमर है। गेस्टाल्ट एक नियमित आकृति अथवा स्वरूप को कहा जाता है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हम विभिन्न उद्दीपकों को छोटे छोटे अंशों में नहीं देखते हैं बल्कि एक संगठित अथवा समग्र रूप में देखते हैं। अगला है आपका पदानुक्रमिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत में गैने ने सीखने को मानवीय क्षमता के सकारात्मक परिवर्तन के रूप में बताया है जिसे कोई भी व्यक्ति विशेष अपने भीतर आत्मसात करता है। इसके अनुसार सीखना व्यक्ति के मस्तिष्क के अंदर घटित होने वाली एक प्रक्रिया है जिसकी तुलना गैने ने जैविक प्रक्रिया से की है। इसके अंतर्गत सीखने के कई प्रकार बताए गए हैं। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम सिद्धांत के कुछ अन्य प्रमुख प्रकार। अब यहाँ पर उन सिद्धांत से अलग भी कुछ और सिद्धांत हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। अधिगम अथवा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य करके सीखना है। क्रियाशीलता सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? करके सीखना। शिक्षा ग्रहण करने वाला जब वह स्वयं करके सीखता है तो वह उसके स्थायी ज्ञान में शामिल हो जाता है। यह सिद्धांत विद्यार्थियों के वास्तविक अवलोकन को प्रोत्साहित करता है। इस सिद्धांत में शिक्षार्थी जितना अधिक क्रियाकलापों में शामिल होता है उसका ज्ञान उतना ही व्यापक होता है। यह शिक्षार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता विकास का कार्य भी करता है। यह सिद्धांत शिक्षार्थियों को कई प्रकार की गतिविधियों के लिए भी प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए जैसे किसी पौधे के विषय में जानकारी देना या उसके विभिन्न भागों के विषय में बताना। तो उससे कहा जा सकता है कि वह अधिक से अधिक पौधों और उसके विभिन्न भागों का अवलोकन करे। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है आपका अभिप्रेरणा या प्रेरणा का सिद्धांत। किसी भी शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु प्रेरणा अभिप्रेरणा है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण के लक्ष्य को निर्धारित करता है। नैतिक, चारित्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का विकास भी इनमें होता है। अभिप्रेरणा शिक्षार्थी को आंतरिक बल प्रदान करती है जिससे वह निरंतर क्रियाशील बना रहता है। उसमें अधिगम के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। आगे बढ़ेंगे हम। अगला है आपका रुचि का सिद्धांत। यह सिद्धांत शिक्षार्थी में शिक्षण के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करने एवं रुचि पैदा करने का कार्य भी करता है। इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण की विषय वस्तु ऐसी हो ताकि शिक्षार्थियों को उनमें विशेष रुचि आए। इस सिद्धांत का नाम क्या है बेटा? रुचि का सिद्धांत। तो कैसे विषय वस्तु लेनी है जिसमें बच्चे को रुचि आए। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु को रोचक बनाने के लिए उसमें किस्से, कहानियां होनी चाहिए, कविताएं होनी चाहिए, पहेलियां आदि होनी चाहिए। इससे बच्चे को मनोरंजन आता है, बच्चा अच्छा महसूस करता है और उसमें सृजनात्मकता एवं कल्पनाशीलता का भी विकास होता है। अगला है आपका नियोजन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण की एक विशेष योजना क्रियान्वित की जाती है जिसके अंतर्गत शिक्षार्थी को शिक्षण करवाया जाता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने वालों की योग्यताओं एवं क्षमताओं पर विशेष ख्याल रखा जाता है। इस सिद्धांत में कुछ बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जैसे अधिगम के उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम के उद्देश्यों की पहचान, कार्य विश्लेषण। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षण अधिगम संबंधित कार्य लक्ष्य निर्धारित करके करवाया जाता है ताकि सभी शिक्षार्थियों को यह मालूम हो कि लक्ष्य क्या है। इसमें क्या किया जाता है? लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करवाया जाता है ताकि बच्चों को ये पता चले कि लक्ष्य क्या है, तभी उनमें अधिगम के प्रति क्या होती है? रुचि आती है। अगला है आपका आवृत्ति का सिद्धांत। यह सिद्धांत
अधिगम को स्थायी एवं सार्थक बनाने में अति महत्वपूर्ण होता है। कौन सा सिद्धांत? आवृत्ति का सिद्धांत। ऐसा इसलिए क्योंकि विषय वस्तु की एक निश्चित अंतराल पर आवृत्ति होने से शिक्षार्थी उसके संपर्क में रहते हैं, तो उनका ज्ञान लगातार समृद्ध होता रहता है। आगे बढ़ेंगे हम। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। सभी शिक्षार्थियों में सीखने का स्तर एवं क्षमता एक जैसा नहीं होता है। इस सिद्धांत का नाम क्या है? व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति अलग अलग है। सभी शिक्षार्थियों में सीखने का स्तर एवं क्षमता एक जैसी नहीं होती है। इनके सीखने के स्तर को वातावरणीय कारक एवं जन्मजात कारक प्रभावित करते हैं। जो ये हर एक व्यक्ति अलग होता है, तो इनके सीखने की क्षमता और स्तर, जो इनका स्तर है और जो इनकी सीखने की क्षमता है, उसको वातावरणीय कारक और जन्मजात कारक क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। कुछ बच्चे जो हैं वो जल्दी सीख जाते हैं और कुछ देर से। तो हम पाते हैं कि शिक्षार्थी बहुबुद्धि प्रवृत्ति वाले होते हैं। हर बच्चे की बुद्धि जो है अलग अलग होती है। आगे बढ़ेंगे हम। लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत। शिक्षण के समय इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए जिससे शिक्षार्थियों में प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो सके, उनमें सामाजिक मूल्यों का विकास हो। जैसे शिक्षार्थियों से अपेक्षित होता है कि वह समूह में रहकर कार्य करें, वे एक दूसरे से विचार विमर्श करें और एक दूसरे के विचारों को सम्मान दें। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण के विषय में बच्चों की समझ। अब बच्चा क्या समझता है पर्यावरण को लेकर के, ये भी समझना जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बालक की समझ भी निरंतर बढ़ती रहती है और 5 वर्ष की आयु तक आते आते उसकी सोच में विकास की झलक देखने को मिलती है। धीरे धीरे उसे अपने आसपास की वस्तुओं के विषय में जानकारी जानने की जिज्ञासा पैदा होती है। जो भी उसके आसपास वस्तुएं हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करना चाहता है, उसके अंदर क्या होती है? जिज्ञासा होती है और इससे संबंधित प्रश्न पूछना भी वह आरंभ कर देता है। फिर वह जब उसे रंगों की पहचान हो जाती है तो वह रंगों से संबंधित विभिन्न बातों को समझने लगता है, जैसे कि पत्ते हरे रंग के होते हैं, भैंस काले रंग की होती है। आगे बढ़ेंगे हम। ऐसी स्थिति में लाल रंग के पत्ते एवं काले रंग की गाय उसे सोचने के लिए विवश कर देती है और या तो वह काले रंग की गाय को भी भैंस मानता है या लाल रंग के पत्ते के बारे में वो प्रश्न पूछता है कि यह पत्ता लाल क्यों है। इसी तरह वह अपने परिवेश के बारे में गहराई से सोचना प्रारंभ कर देता है। आगे बढ़ेंगे हम। कैसे पता करें कि बच्चे पर्यावरण के विषय में क्या क्या जानते हैं? बच्चों के पर्यावरण संबंधी ज्ञान की जांच के लिए सैद्धांतिक तरीके का उपयोग संभव नहीं है। यदि उनसे हम पर्यावरण की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में पूछेंगे तो निश्चय ही वह यह बताने में असमर्थ होंगे। बच्चों के इस ज्ञान के परीक्षण के लिए पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को कुछ अनिवार्य क्रियाकलापों का सहारा लेना चाहिए। कुछ ऐसे क्रियाकलापों का विवरण इस प्रकार है। पहला क्या है बेटा? कि बच्चे से यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह किस प्रकार का भोजन करता है, उसके माता पिता उसके लिए भोजन कैसे बनाते हैं, वह जो फल और सब्जी खाता है वह कहाँ से आते हैं, बाजार में जो फल और सब्जी उपलब्ध हैं वो कहाँ से आते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। इन प्रश्नों के पूछने के बाद यह पता लगाया जा सकता है कि बच्चे को यह पता है कि नहीं हमें अपने पर्यावरण से ही भोजन प्राप्त होता है। अब आप जब इस तरीके के प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। बच्चों से विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों के बीच विभेद करने तथा उनके अलग अलग लाभ के बारे में भी पूछना चाहिए। बच्चों से यह पूछना चाहिए कि जल उनके लिए किस प्रकार उपयोगी है, जल के क्या क्या फायदे हैं, जल का उपयोग वह किस प्रकार करता है। आगे बढ़ेंगे हम। जंगल किसके लिए लाभकारी है, जंगल एवं खेतों से हमें क्या प्राप्त होता है। इन प्रश्नों के जरिए जो है बालक पर्यावरण संबंधी ज्ञान की, जो बालक में कितना पर्यावरण को लेकर के उसकी कितनी समझ है, इसकी परख की जा सकती है। अगला पॉइंट है आपका, इस तरह बालक के सामान्य दैनिक क्रियाकलापों की उसकी आयु एवं अनुभव को ध्यान में रखते हुए उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्न कर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को शामिल कर यह पता लगाया जा सकता है कि बालक पर्यावरण के विषय में कितना ज्ञान
रखता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि इस तरह जो है बालक के सामान्य दैनिक क्रियाकलापों, उसकी आयु और उसके अनुभव को ध्यान में रखते हुए अगर आप बच्चे से अलग अलग तरीके के प्रश्न पूछते हैं, उसको अलग अलग तरीके की गतिविधियों में शामिल करते हैं, तो ये पता लगा सकते हैं आप कि बच्चे को अपने पर्यावरण के बारे में उसको कितनी नॉलेज है। आगे बढ़ेंगे हम पर्यावरण के विषय में 5 से 7 वर्ष के बच्चों की समझ। अब यहाँ पर एज के हिसाब से बताया है कि जो बच्चा 5 से 7 वर्ष का है उसकी क्या समझ है। 5 से 7 वर्ष की आयु में बालक में अच्छी तरह सोचने, समझने तथा तर्क करने की शक्ति का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। कौन सी एज में? 5 से 7 वर्ष की आयु में। वे कल्पनाशील तो होते हैं, परंतु वह अपनी कल्पना शक्ति से कुछ सृजन या निर्माण करने की क्षमता जो है उनमें अभी तक विकसित नहीं होती है। इस आयु के बच्चों में विपरीत या पलट करके सोचने की शक्ति तथा वस्तुओं को उनकी संख्या एवं परिणाम के संदर्भ में सही रूप से समझने की शक्ति जैसे महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताओं का भी अभाव पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। पहली योग्यता के अभाव में वह यह समझने में असफल रहता है कि उसके घर से स्कूल उतनी ही दूर है जितना कि स्कूल से उसका घर। तो क्या समझने में असफल रहता है? कि उसके घर से स्कूल उतनी ही दूर है जितना कि स्कूल से उसका घर। अथवा उसकी एक बहन है तो उसकी बहन का भी एक भाई अवश्य होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दूसरी योग्यता के अभाव में वह प्राय यह गलती करता है कि उसी के सामने अगर 2 कांच के बर्तन लिए जाएं जिनमें एक पतला लंबा तथा दूसरा छोटा और चौड़ा, तथा अगर चौड़े आकार के बर्तन में से दूध पतले लंबे बर्तन में डाल दिया जाए तो वह कहेगा कि इस लंबे बर्तन का दूध पहले वाले दूध से ज्यादा है। मतलब पहले वाले जो बर्तन में दूध था उससे ज्यादा किसमें है? लंबे वाले बर्तन में है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वही दूध दूसरे बर्तन में उसी के सामने डाला गया। मतलब बच्चे को इतनी समझ नहीं है कि उसको क्या लगता है कि जो लंबा है उसमें ज्यादा है। अब उसने यहाँ पे क्या देखा कि ये लंबा है तो इसमें ज्यादा है, वो छोटा है तो उसमें कम है। बस बच्चे को इतना ही समझ में आया, तो इसीलिए उसको क्या लगा, जब छोटे वाले बर्तन से दूध को लंबे वाले बर्तन में डाला गया तो उसको क्या लगा कि लंबे वाले बर्तन में ज्यादा है ना। आगे बढ़ेंगे हम। इस आयु में बालक पर्यावरण की विभिन्न परिघटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, तूफान, ऋतु परिवर्तन इत्यादि की अवधारणाओं को समझने में असमर्थ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वह प्रदूषण की अवधारणाओं को समझने में भी असमर्थ होता है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पर्यावरण उसके कारण ही प्रदूषित हो रहा है या नहीं। पर्यावरण संरक्षण क्या है वह यह भी नहीं समझ पाता। आगे बढ़ेंगे हम। पर्यावरण के विषय में 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों की समझ। अभी तक हमने पढ़ा था 5 से 7 वर्ष तक के बच्चों की समझ जो होती है पर्यावरण को लेकर के। अब हम पढ़ेंगे 8 से 14 वर्ष तक के बच्चे क्या सोचते हैं। चलिए इसको समझते हैं। 8 से 14 वर्ष की आयु के बालकों में वस्तुओं को पहचानने, उनका विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। उसमें विभिन्न प्रकार के संप्रत्यों का निर्माण भी हो जाता है। तो क्या है, 8 से जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं वो वस्तुओं को पहचानने लगते हैं, उनका विभेदीकरण करने लगते हैं, वर्गीकरण करने लगते हैं और विभिन्न प्रकार के जो संप्रत्य होते हैं उन संप्रत्यों का निर्माण भी हो जाता है। आगे बढ़ेंगे हम। इस आधार पर वह पर्यावरण की विभिन्न परिघटनाओं जैसे वर्षा, भूकंप, ऋतु परिवर्तन आदि अवधारणाओं को समझने लगते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। वे वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी एवं विसंगतता को समझने लगते हैं। शुरू में इस प्रकार की उनकी समझ केवल मूर्त या स्थूल रूप तक ही सीमित होती है। जैसे कुत्ते या बिल्ली अगर उनके सामने हो तो वह उनमें विभेद कर सकता है। अगला पॉइंट है हमारा, उसे गाय एवं भैंस में अंतर का भी पता चल जाता है। उसमें यह समझ आ जाती है कि कोई वस्तु किसी से जितनी अधिक या कम दूर या भारी हल्की होती है, दूसरी भी उसी के हिसाब से दूरी या वजन रखती है। अतः अब वह वजन
या दूरी के मापों को अच्छी तरह से समझने लगता है। आगे बढ़ेंगे हम। 11 वर्ष की आयु के बाद बालक में सभी प्रकार के संप्रत्यों का समुचित विकास होने लगता है। उसमें सोचने, विचारने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि के द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। उदाहरण स्वरूप कल्पना करो कि एबीसी एक त्रिभुज है, तार में विद्युत प्रवाहित हो रही है आदि जैसी बातों को वह आसानी से समझ लेता है। इस उम्र में बच्चे में अपने परिवेश के महत्व की समझ विकसित हो जाती है। वह समझने लगता है कि उसके पास के खेत की मिट्टी उपजाऊ है या नहीं, और यदि है तो क्यों है, या नहीं तो क्यों नहीं है। उसमें तर्क वितर्क करने की क्षमता विकसित हो जाती है। इस आयु में वह समझने लगता है कि पानी कहाँ से आता है और इसके क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, इसके दुरुपयोग से कैसे बचा जाए, इसका संरक्षण किस प्रकार किया जाए। वह समझने लगता है कि प्रदूषण मानव के लिए हानिकारक है, इसीलिए वह पर्यावरण संरक्षण के बारे में मंथन करने लगता है। तो यहीं पे आज हमारा अधिगम सिद्धांत का जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।